रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 29। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। वही तेजस तुरंत ही माया के हाथ से फोन छीनकर उसे दीवार पर मार देता है और वह टूटकर बिखर जाता है। वही माया हैरानी से बेडशीट से खुद को कवर करने लगती है। वही तेजस टेढ़ी स्माइल से माया की तरफ देखकर कहता है, वैसे तुम्हारे अंदर कोई खास ज्यादा चीज नहीं है जिससे मेरे पास तुमसे इम्प्रेस होते। जब उनके बॉडीगार्ड तुमसे इम्प्रेस नहीं हुआ तो वह क्या खाकर होते पैसे। तुम बेशर्म तो बहुत हो सच्ची यार। मतलब अपनी इस हालत में तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तुमने ना औरत नाम को कलंकित कर दिया है और तुम जैसी औरत ना किसी की बीवी बनने के लायक नहीं है। तुम्हारे शरीर में बहुत गर्मी है ना, तुम्हारी गर्मी तो आप ठंडी होगी। वैसे भी तेजस शर्मा एक बार उसे करी हुई चीज को हाथ नहीं लगता, लेकिन हाँ, हमारे इस मेंशन में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं जिनको एक शरीर की नींद है और वह तुम अच्छे से दे सकती हो। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे हिसाब से पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा टाइम तो हो गया खत्म, तो मैं चलता हूँ। अभी कोई और आता होगा तो दिल से और अच्छे से उसका वेलकम करना। और एक बात, ये घर अद्विक सर का नहीं था। अद्विक सर सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहने आए थे, लेकिन वह कल ही भाभी के साथ यहाँ से जा चुके हैं। अब वह कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है अब, क्योंकि तुम अब उनके बॉडीगार्ड्स के हाथ लग गई हो। और तुमने जो बेशर्मी कल मेरे साथ की ना, उसका सबूत मेरे पास है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। जो हुआ तुमने किया, तो मेरे बॉडीगार्ड्स को खुश करो, वरना मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि तुम्हारे जैसी गिरी हुई और नीचे लड़की सिर्फ इसी के लायक है, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों के चक्कर में और भी औरतों और लड़कियां बदनाम होती हैं जो देवी की तरह पूछना चाहिए। लोग उन्हें भी दिन और नफरत की नजर से देखते हैं। सो मिस माया, एंजॉय योर डे एंड बाय। तेजस वहां से उठकर अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। तेजस के बाहर निकलते ही दो बॉडीगार्ड्स कमरे में आते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड कुछ इशारा करता है, वह कमरे से बाहर चला जाता है। अब एक बॉडीगार्ड कमरे में मौजूद था। उसकी हाइट यही कोई 7-8 फीट थी और बिल्कुल इतना तगड़ा था कि वह तो खली को भी फेल कर रहा था। अपने सामने इतने लंबे तगड़े आदमी को देखकर माया की हालत खराब हो जाती है। वह बॉडीगार्ड एक पल में माया पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। उसे पूरे मेंशन में माया की दर्दनाक ठीक है सुनाई दे रही थी, जो उसके लालच और बेशर्मी की वजह से हुआ था। माया जैसी औरतें समाज के नाम पर कलंक होती हैं, जो खुद की बहन के पति पर डोरे डाल रही थी, लेकिन वह भूल गई थी वह जिससे पंगे ले रही थी वह डेविल था और इतनी आसानी से तो उसे छोड़ने वाला नहीं था। पाल पाल तरसेगी वह अब यहाँ से निकलने के लिए। जी मेंशन में आने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। माया की हालत कल रात आज पूरे दिन में खराब हो चुकी थी। उसके साथ सिर्फ दो लोगों ने वह सब कुछ किया था, फिर भी माया की हालत किसी भिखारी की तरह हो गई थी। उसे पूरे मेंशन में कोई सर्वेंट नहीं था, सिर्फ माया और वह बॉडीगार्ड थे। वह बॉडीगार्ड माया के पास आकर उसे कपड़े देता और कहता है, पहनो और बाहर चलो, तुम्हें पूरे मेंशन की सफाई करनी है। यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है काम करने के लिए, इसलिए यह अबला नारी का अवतार मेरे सामने मत करना, क्योंकि तुम इसी लायक हो। जानती हो, तुम तो उनसे भी गई गुजरी हो जो धंधा करती है। कम से कम वह अपनी मजबूरी में करती है वह सब कुछ, लेकिन तू जैसी औरतें सिर्फ अपने शरीर की नुमाइश करने के लिए बाकी सबको भी कलंकित कर हुए हैं। माया गुस्से में लाल आंखें करके उसे बॉडीगार्ड की तरफ देखती है, तो वह बॉडीगार्ड माया के बालों को बेदर्दी से पकड़कर माया को जमीन से ऊपर उठना है और कहता है, इस मेंशन में आने की तुम्हें जल्दी थी। हम लोगों के मना करने के बाद भी तुम यहाँ आए थे, लेकिन तुम भूल गई थी यह मेंशन सर जी का है जरूर, और वह वहाँ रहते नहीं है। तुमने तो सोचा था कि जो ड्रग्स तुमने खुद के और सर जी के खाने में मांग लाया था वह तो सर जी ने खाया ही नहीं, क्योंकि सर जी तो मैडम जी के साथ पहले ही चले गए थे। तुझे एक बात बताऊं, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वह सर जी की मर्जी से हो रहा है। सर चीज दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उससे करते हैं, समझी। माया गुस्से और नफरत से उसे बॉडीगार्ड को देख रही थी। वह बॉडीगार्ड हंसते हुए कहता है, चल चल जल्दी से कम कर, खाना बना, उसके बाद रात को फिर से एक्सरसाइज होगी, चल जल्दी। और हाँ, आज तो 2 लोग और बढ़ गए हैं तेरी एक्सरसाइज के लिए, जल्दी जल्दी काम कर और फ्री हो। माया नफरत से उसे जाते हुए इंसान की तरफ देखकर कहती है, मैंने तुम्हें बर्बाद ना किया ना आद्विक, तुम मेरा भी नाम भी माया नहीं। माया कमरे से निकालकर बाहर आती है। धीरे धीरे वह पूरे घर की सफाई करती है। सफाई करते हुए उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर उसने पूरी किचन साफ की, बर्तन धुले, फिर खाना बनाया। जब खाना बनाकर वह डाइनिंग एरिया में पहुंची तो देती है वहां तकरीबन 20 से 22 बॉडीगार्ड बैठे थे और सब लोग खाना लेकर खाने लगते हैं। सब लोग खाना खाकर वहां से उठकर जाने लगते हैं, तो माया चिल्लाते हुए कहती है, मेरा खाना भी तुम लोगों ने खा लिया, मैं क्या खाऊंगी, मैं कल से कुछ नहीं खाया है। तेजस हंसते हुए कहता है, ये तो तुम्हें इस मेंशन में आने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हें खाना मिलेगा या कुछ और कहना। नरेंद्र खड़ा हो जाता है, तो तेजस उसकी तरफ देखकर कहता है, आधी रात तक के लिए तेरी और आधी रात के बाद इसे विजय को ट्रांसफर कर देना, और वहां से बाहर निकल जाता है।
अपने साथ कल रात की तरह फिर से वही दर्द की सोचकर ही माया का शरीर कांपने लगता है। तभी नरेंद्र आगे आता है और माया का एक हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेकर चला जाता है। छत पर आने के बाद को उसे धक्का दे देता है और एक झटके में उसके सारे कपड़ों को फाड़कर फेंक देता है और उसके साथ फिर भी वही धर्म की होने लगती है। माया के चिल्लाने की आवाज पूरे मेंशन में पूछ रही थी, लेकिन माया को बचाने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अद्विक तेजस के पास फोन करता है और कहता है कल से उसके साथ सिर्फ एक इंसान रहेगा, क्योंकि वह लड़की है उसके साथ इतनी दरिंदगी भी सही नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज्यादा बकवास करे तो मार देना, और कॉल कट कर देता है। निविशा गहरी नींद में सोई हुई थी। अद्विक उसे एक नजर प्यार से देख वॉशरूम में चला जाता है और अपने सारे कपड़े निकाल कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी जो उसने सुनी थी, जो तेजस ने उसे बताई थी कि माया और उसकी फैमिली निविशा को बेचने वाले थे किसी को। निविशा की नींद खुलती है तो वह देखी है वह कमरे में अकेली थी। वह आधी नींद में थी तो वह बेड पर सूटकर सीधा बाथरूम में घुस जाती है और अपने सारे कपड़े निकाल कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। जाकर वही शवर के नीचे खड़ा अद्विक निविशा की हरकतों को देख रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी कि यह लड़की नींद में इतनी ज्यादा बिजी है कि उसको ये भी नहीं पता कि बाथरूम में उसके अलावा भी कोई है। वही अद्विक एक झटके में निविशा को खुद के करीब कर लेता है, क्योंकि निविशा इस वक्त बिना किसी कपड़े के अद्विक के सामने खड़ी थी। अद्विक भी एक इंसान था, अन्य विष से प्यार करता था, उसकी बीवी थी तो उसके साथ थोड़ा सा कुछ करने में तो कोई बुराई भी नहीं थी। निविशा की आंखें झटके से खुल जाती हैं और अपने सामने अद्विक को देखकर वह कहती है, यू गंदे आदमी, तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो? अद्विक उसके चेहरे पर सदक्टिव वे में अपनी उंगलियां घूमते हुए कहता है, मैं तो पहले से ही यहाँ था। मुझे लग रहा है तुम्हें ना सुहागरात मनाने की बहुत जल्दी है, इसीलिए तो मेरे सामने ऐसे खड़ी हो गई। आंखें अब जाकर निविशा को अपनी हालत का एहसास होता है। वह अद्विक को धक्का मारने लगती है, लेकिन अद्विक उसे और खुद से चिपक लेता है। अब दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपक गई थी। अद्विक की हार्डनेस निविशा की सॉफ्टनेस से टच होने लगी थी। ये देखकर दोनों के ही शरीर में कट और मदहोशी दौड़ जाती है। अद्विक निविशा के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। निविशा के हाथ कब अद्विक के बालों में चले जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। ऊपर से शावर का चलता पानी उन दोनों की उत्तेजना को हटाने के बजाय बढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कभी निविशा अद्विक के लबों को काटने लगते हैं, कभी अद्विक निविशा के लबों को काटने लगता। वहीं अद्विक एक झटके में निविशा को सामने बॉल से सत्ता देता है और उसकी पूरी पीठ पर अपने होंठ घूमने लगता है और साथ ही साथ वाइप भी कर रहा था। निविशा की मदहोश कर देने वाली सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। वहीं निविशा की पूरी पीठ को निशाने से भरने के बाद अद्विक एकदम से निविशा को पलट देता है। अब वह निविशा के सीने को बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से देख रहा था। वह अपना एक हाथ बढ़कर निविशा के दोनों उभार को अपने हाथों से सहलाने लगता है। निविशा से मुंह से सिसकियां की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। वहीं अद्विक अपने आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और निविशा के एक उभार को अपने मुंह में भर लेता है और एक को अपने हाथों से मसलने लगता है। निविशा भी तड़प रही थी, क्योंकि वह भी एक इंसान थी, उसके भी शरीर की नींद थी जो वह अपने पति के साथ पूरा करना चाहती थी। अद्विक 2 घंटे तक बाथरूम में निविशा को इसी तरह परेशान करता रहता है, लेकिन अभी तक अद्विक ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। वहीं अद्विक निविशा को इसी तरह बिना किसी कपड़े के वॉशरूम से उठाकर कमरे में ले आता है और उसे बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और दोनों को ब्लैंकेट से कर कर लेता है। एक बार फिर अद्विक के हॉट निविशा के होठों पर चलने लगते हैं। वह निविशा को बिना किसी वार्निंग के उसके अंदर समा जाता है। ये निविशा का पहला टाइम था और अभी का भी तो दर्द दोनों को हो रहा था। निविशा की चीख पूरे कमरे में घूम जाती है। एक पल को तो अद्विक रुक जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वह अभी निविशा के अंदर से बाहर आया तो फिर ने निविशा से अपने अंदर इंटर नहीं करने देगी, इसलिए वह खुद को निविशा के अंदर ही इंटर रखता है और उसके शरीर को सहलाने लगता है। अद्विक के पैम्पर करने से निविशा का दर्द कम हो जाता है और वह भी अद्विक का पूरा साथ देने लगती है। न जाने कितने घंटे तक दोनों की मोहब्बत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सुबह से कब शाम हो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। आज दोनों को भूख भी नहीं लगी थी, दोनों एक दूसरे को खाने में जो बिजी थे। तेजस बार बार अद्विक को कॉल कर रहा था, क्योंकि आज अदिक की फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, लेकिन अद्विक का फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ रहा था। हार कर तेजस अद्विक के पीए को कॉल करता है तो वह बताता है कि आज वह अपने मेंशन से बाहर ही नहीं आया। तभी सारे बॉडीगार्ड खड़े होकर यह सोचते हैं क्या उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। तभी तेजस और मोहित दोनों ही अद्विक के कमरे की तरफ चले जाते हैं। अद्विक का कमरा साउंड
प्रूफ था, लेकिन अद्विक ने कमरे का गेट लॉक नहीं किया था। जैसे ही वह दोनों अद्विक के कमरे के गेट पर आते हैं, अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर दोनों ही शर्मा जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगर अद्विक को पता चल गया तो अद्विक उन दोनों की गर्दन को काट देगा, एक पल नहीं लगाएगा। वही करते हुए वह दोनों जाकर नीचे मुस्कुराने लगते हैं और वहां से मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जब जब अद्विक नहीं होता था वह दोनों ही मीटिंग अटेंड करते थे और आज भी उन दोनों को ही करनी थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अद्विक आज ना तो ऑफिस जाएगा और ना ही किसी मीटिंग में। निमिषा अब थक चुकी थी और वह लगभग बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। जब अद्विक सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर वह निमिषा के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और निमिषा को खुद के ऊपर लेटकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों को कंट्रोल करने के बाद वह वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में खुद को फ्रेश करके और नीचे एक ब्लैक कलर का लोवर पहन अद्विक बाहर आता है। उसके हाथ में इस वक्त एक गीला टॉवल था। उस गले टॉवल से निमिषा के पूरे शरीर को साफ करता है। फिर अद्विक निमिषा को एक ओवरसाइज शर्ट पहना देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर लिटा देता है। फिर वह बेड की बेडशीट को चेंज करता है, क्योंकि उसे बेडशीट पर ब्लड के डॉट लगे हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि निविशा पूरी तरीके से अद्विक की हो चुकी है और अद्विक पूरी तरीके से निविशा का हो चुका है। अद्विक उसे बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करके अपने कपबोर्ड में रख देता है और नई बेडशीट बेड पर डालकर निविशा को लिटाकर आराम से ब्लैंकेट से कर देता है और अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है, क्योंकि वह जानता था कि जब निविशा उठेगी उसे बहुत दर्द होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। इसलिए अद्विक एक पल के लिए भी निविशा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सिया बाकी सब की तरफ देखकर कहती है, माँ मैं अपनी फैमिली को माफ कर दिया है और मोम चाहती है कि मैं थोड़े दिन उनके पास रहूंगा जाकर, तो क्या मैं जा सकती हूँ? कल सुबह कुणाल भाई मुझे लेने आएंगे और एक हफ्ते बाद कुणाल भाई की रिसेप्शन पार्टी है। कुणाल भाई ने अपनी दोस्त से शादी कर ली है। शादी तो बहुत सिंपल तरीके से हुई, लेकिन मॉम चाहती है कि रिसेप्शन पार्टी हो, तो क्या मैं जा सकती हूँ? सुमन जी सिया के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा अपने घर जाने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जितना घर ये तुम्हारा है उतना वह घर भी तुम्हारा है, और अपने मम्मी पापा से और दादा दादी से या भाई से मिलने के लिए तुम्हें यहाँ किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा मन कर चले जाना, बस बात कर जाना कि कहाँ जा रही हो, क्योंकि हमें टेंशन नहीं रहेगी। सुमन जी की बात सुनकर केतकी जी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छा जाती है। कमल जी, शरद जी, दादा दादी, रोहन, सब लोग सुमन जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सब लोग आराम से अपना डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब सिया अपने कमरे में पहुंचती है तो देखी है उसके पूरे कमरे में अंधेरा था। तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में भर देता है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन फिर उसे खुशबू को पहचान कर कहती है, क्या बात है रोहन जी, आज तो आपको बहुत प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। रोहन कमरे की लाइट ऑन कर देता है और सिया को अपने करीब करके कहता है, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन, और पता नहीं तुम कितने दिन के लिए जा रही हो यार, मत जाओ ना, सुबह चली जाओ, शाम को आ जाओ। सिया रोहन के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को शिद्दत से चूम लेती है और कहती है, मैं थोड़ा वक्त उन लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। दादा दादी की उम्र हो गई है तो उन्हें भी तो अपनी पोती के साथ रहने का हक है, और मैं नहीं जानती कि दीदी फैमिली को माफ करेगी भी या नहीं, लेकिन कम से कम दो बेटियों में से एक तो उनके पास हो, थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन वह लोग खुश हो जाएंगे रोहन, और मुझे भी मेरी फैमिली का प्यार मिल जाएगा। रोहन सिया को अपने गले लगा लेता है और कहता है, अब जब तुम 2.4.8 दिन के लिए जा ही रही हो तो मुझे जी भर के प्यार करके जो, जैसे यह मेरे 8 दिन आराम से निकल जाए, अगर नहीं निकलना तो मैं वही पहुंच जाऊंगा, फिर चाहे तुम्हारे घर वाले कहे कि जोरू का गुलाम है या बीवी के बिना रह नहीं सकता। रोहन की बात सुनकर सिया हंसने लगती है। वही सिया को खुद का मजाक उड़ाते देख रोहन एकदम से सिया को अपने कब्जे में कर लेता है और शिद्दत से उसके होठों का रस पान करने लगता है। उन दोनों के कपड़े कब बैठकर इधर उधर बिखरे पड़े थे, उन दोनों को ही पता नहीं चलता। अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में दोनों गुम हो जाते हैं। रिद्धिमा हाल में बैठी मृत्युंजय के लौटने का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास गीता जी का फोन आता है। रिद्धिमा मां नाम देखकर भावुक हो जाती है। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसके पास भी उसकी मां है जो उसकी फिक्र करती है। रिद्धिमा कॉल उठा लेती है, तभी गीता जी उसे हाल चाल पूछती है। फिर उसे बताती है कि कुणाल ने शादी कर ली है और अगले संडे को रिसेप्शन पार्टी है, तो उसे जरूर आना है, क्योंकि वह उसे घर की बड़ी बेटी है। रिद्धिमा गीता जी की बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसने भले ही अपनी मां को माफ कर दिया हो, लेकिन अभी तक उसने कुणाल और अपने पिता को माफ नहीं किया था। वह दादा दादी से भी बात करती थी, लेकिन अभी वह उसे घर में जाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। अभी तो खुद उसका रिश्ता ही दाव पर लगा हुआ था, और यह रिश्ता उसके लिए सारे रिश्तों से ज्यादा बढ़कर और महत्वपूर्ण था। इसलिए वह बात को टालते हुए दादा दादी के बारे में गीता जी से बात करती है। गीता जी भी समझ जाती है कि रिद्धिमा मलिक मेंशन आना अवॉइड कर रही है।
मृत्युंजय अभी तक वापस नहीं लौटा था। रिद्धिमा टीवी चलकर चैनल स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक जगह जाकर उसकी नजर ठहर जाती है जहां ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर बिजनेस टाइकून मृत्युंजय राणा अपनी सेक्रेटरी परी के साथ एक होटल रूम में पाए गए। उन दोनों की हालत देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। जैसे ही रिदवान है ये न्यूज देखी, उसके हाथ से रिमोट छूटकर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन वह जल्दी से खड़ी हुई और तुरंत फ्लैट से बाहर निकल गई और वह उसे जगह के लिए निकल गई जहां इस वक्त लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। रिद्धिमा ने इतनी फास्ट ड्राइविंग की थी कि 1 घंटे का रास्ता उसने 15 मिनट में तय कर लिया था। बस होटल के ग्राउंड में पहुंच जाती है जहां मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। वहीं परी रो रो कर मीडिया और पुलिस वालों को बता रही थी कि मृत्युंजय ने उसके साथ जबरदस्ती की है, वह मृत्युंजय की सेक्रेटरी है। वही मृत्युंजय अपना भावहीन चेहरा लिए चुपचाप खड़ा था, उसने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला था। वही करण पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इंडिया नहीं अमेरिका था और यहाँ जो दिखता है उसे ही सच माना जाता है और यही इस वक्त मृत्युंजय के साथ हो रहा था। तभी वहाँ एक तेज आवाज आती है, स्टॉप। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से रिद्धिमा आ रही थी। रिद्धिमा ने इस वक्त एक ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज वह मृत्युंजय के साथ बाहर डिनर पर जाने वाली थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। रिद्धिमा को देखकर सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। रिद्धिमा जाकर मृत्युंजय के बगल में खड़ी हो जाती है और मीडिया वालों से कहती है, ये लड़की जो भी कह रही है वह सब झूठ है। मेरे पति का इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे वह तो इस जैसी लड़की को एक नजर उठाकर देखे बिना इसके साथ जबरदस्ती करना तो बहुत बड़ी बात है। सब लोग रिदम की तरफ देखते हैं तो रिदम रहती है, मेरा नाम रिद्धिमा मृत्युंजय राणा है, मैं मृत्युंजय राणा की वाइफ हूँ और ये लड़की उनकी सेक्रेटरी जरूर थी, लेकिन इसकी नजरें हमेशा मेरे पति पर और उसकी प्रॉपर्टी पर रहती थी। तभी परी जोर जोर से रोने लगती है। एक बार फिर पुलिस और मीडिया का ध्यान परी पर चला जाता है। सब लोग मृत्युंजय के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वही दिमाग को भी बोलने लगते हैं कि वह अपने पति के गलत कामों में उसका साथ दे रही है। उसके पति ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर भी वह अपने पति का साथ दे रही है। ये न्यूज़ चारों तरफ हवा की तरफ फैल चुकी थी। इंडिया में राणा फैमिली और मलिक फैमिली भी इस न्यूज़ को देख रहे थे। केतकी की और शरद जी की तो हालत खराब थी, अपने बेटे को इतने बड़े कैसे में फास्ट हुए देखकर। वही मलिक मेंशन में भी सबका यही लग रहा था। तभी कुणाल उठकर सबकी तरफ देखकर कहता है, वह लड़की झूठ बोल रही है, मैं मृत्युंजय को बचपन से जानता हूँ, वह इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। और विक्की की तरफ देखकर कहता है, अमेरिका चलने की तैयारी करो क्योंकि इस वक्त मृत्युंजय को हम सब की जरूरत है। वह तुरंत ही शनाया और विक्की के साथ अमेरिका के लिए निकल जाता है। राणा मेंशन कब सब लोग जाना चाहते थे, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। रोहन भी सिया के साथ अपने एक वकील को लेकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। वही रिद्धिमा मीडिया वालों को देखकर कहती है, हमेशा जो दिखाया जाता है वह सच नहीं होता। ये लड़की करण शर्मा की मंगेतर है, तो बताए मेरा पति उनके ऊपर गंदी नजर क्यों डालेगा। मैं आपको कुछ सबूत देना चाहती हूँ। नहीं, सबूत नहीं दूंगी बल्कि प्रोजेक्टर पर दिखाऊंगी, जैसे मीडिया और पुलिस और लाइव शो को देख रही सारी जनता इस लड़की की हकीकत को जाने की। मेरे पति पर इल्जाम लगाकर इसने खुद की बर्बादी को दावत दी है, ये तो तय है। वह तुरंत ही व्हाइट कलर की दीवार पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू एक वीडियो चला लेती है। जी वीडियो में परी किसी बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ऐसे कर करके न जाने कितने ही वीडियो दीवार पर शो होने लगती है। मीडिया वाले और पुलिस भी हैरानी से परी को देख रहे थे, इतना मासूम चेहरा और इतनी गंदी सोच और नियत। परी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यह फेक है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। तभी रिद्धिमा अपने फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग चला देता है जो आज दोपहर की थी, जब मृत्युंजय ने परी को अपने ऑफिस से निकाल दिया था। तभी उसने ये घिनौनी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोचा था। उसने फोन करके रिद्धिमा को न जाने क्या क्या बोला था और यह भी बोला था कि वह और मृत्युंजय जब जब साथ कहीं बाहर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ रात जरूर बिताते हैं। ऐसी भी बहुत सी बातें थी जो परी ने रिद्धिमा को बोली थी और रिद्धिमा एवं सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वह दिखाने के बाद वह पुलिस और मीडिया से कहती है, अब आप बताएं क्या ये लड़की भरोसे के लायक है। अरे ये लड़की तो किसी की बहन और बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बहन और एक बेटी एक पत्नी को एक साथ प्यारी होती है। इस जैसी लड़कियां सिर्फ नाम और पैसे के पीछे मरती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मृत्युंजय का चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन वह मीडिया और पुलिस की तरफ देखकर कहता है, अब अगर आप लोगों का ओवर हो गया हो तो मैं यहाँ से अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, इस लड़की के ऊपर एलिगेशंस लगाओ, अब ये जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह जेल से बाहर आई ना तो ये दुनिया को नहीं दिखेगी। यह मृत्युंजय राणा का वादा है तुम लोगों से। और वह तुरंत ही रिद्धिमा का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। अब मीडिया के घेरे में परी फंस चुकी थी। उसने जिन लोगों के कहने पर यह सब कुछ किया था, सब लोगों ने अपना अपना फोन बंद कर दिया था, क्योंकि इतने बड़े कैसे में कोई फंसना नहीं चाहता था।
पुलिस वाले परी को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मीडिया फिर से ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगती है, क्योंकि जो वीडियो रिद्धिमा ने दिखाए थे उनकी वीडियो मीडिया वालों ने बना ली थी। अब पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज दिखाई जा रही थी। परी की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी और उड़ चुकी थी। वहीं परी के परिवार वाले जैसे ही यह न्यूज देखते हैं, परी के पापा का गुस्से से चेहरा काला पड़ जाता है और वह परी की मां पर चिल्लाते हुए कहते हैं, देख लिया तुम्हारी बेटी ने क्या किया, मेरी सालों की बनी बनाई इज्जत को पानी पानी में मिला दिया, मिट्टी डाल दी उसे लड़की ने। आज सुन लो ये पूरा परिवार, उसे लड़की के साथ हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, वह जिए मरे कुछ भी करे। आज समझ में आया कि वह इतना इतना पैसा कमाती कहाँ से थी। अरे अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रहा है कि उसके 2 नंबर के उसके बॉडी से कमाए हुए पैसों से हमने अपना घर चलाया। परी की मां रो रही थी, क्योंकि परी के पापा और परी की मां बहुत ही इज्जतदार परिवार से थे और उनका एक बेटा भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। आज उसके दिल में भी परी के लिए नफरत भर गई थी, क्योंकि उसकी बहन इतनी गिरी हुई है, इस बात का एहसास भी उसे नहीं था। होटल से निकलने के बाद मृत्युंजय कारण और रिद्धिमा के बीच कोई बात नहीं हुई थी। तीनों ही चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे। वहीं मृत्युंजय एक गहरी सांस भरकर रिद्धिमा से कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा था, क्या तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर? रिद्धिमा एक नजर मृत्युंजय को देखकर कहती है, अगर विश्वास नहीं होता ना तो मैं वहां जाती ही नहीं, आपको डिफेंड नहीं करती, वह सबूत मीडिया को नहीं देती, वह सबूत पुलिस को नहीं देती, क्योंकि मैंने उसे दिन भी आपसे कहा था कि यह लड़की हम सब की जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। और देखो आज वह दिन आ गया, इसीलिए पहले से मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, वरना आप जानते हैं आपके साथ क्या हो सकता था। राणा परिवार की इज्जत, माँ पापा का सम्मान, प्यार, सब कुछ पर बात कर देती वह लड़की। मृत्युंजय रिद्धिमा का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू सो मच, जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तुम मेरे साथी। रिद्धिमा मृत्युंजय के हाथ पैर हाथ रखकर कहती है, मैं ही नहीं बहुत से लोग आपके साथ थे, कुणाल भाई, विक्की भाई, रोहन, सिया, सनाया, माँ, मम्मी, पापा, दादा दादी, चाचा चाची, सब लोगों को आप पर विश्वास था कि आप ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, इसलिए अपने दिमाग से ही बात निकाल दीजिए। करण अपनी चुप्पी तोड़कर कहता है, भाभी आई एम सॉरी, वह लड़की मेरी वजह से हम सब की जिंदगी में आई थी, मुझे नहीं पता था कि उसे मासूम चेहरे के पीछे इतनी शैतानियत छुपी हुई है। रिद्धिमा कुछ नहीं रहती, फिर वह कहती है, मैंने अपना जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी मेरी एक सेक्रेटरी है जो आज यही आने वाली है। करण और मृत्युंजय हैरानी से रिद्धिमा को देखते हैं। रिद्धिमा रहती है, आप मुझे अपना खुद का बिजनेस ब्रांड बनाना है, इसीलिए मैंने ये किया, अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट किया है, बहुत जल्द ऑफलाइन भी कर दूंगी। मृत्युंजय को रिद्धिमा की सोच पर बहुत खुशी होती है। सब लोग अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। जैसे ही रिद्धिमा अपार्टमेंट्स का गेट खोलते हैं, सामने खड़ी लड़की को देखकर करण और मृत्युंजय दोनों ही हैरान रह जाते हैं। राघव समय की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वहां से बाहर चला जाता है। अक्षय के मेंशन में अनिका की कार आकर रुकती है और अनिका कर से बाहर आकर उसे घर को देखते हैं और फिर अंदर चली जाती है। अक्षय अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। अपने सामने अनिका को देखकर वह हैरान होने का नाटक करता है। तभी उनका अक्षय के कॉलर को पढ़कर उसे अपने करीब करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की? तुम जानते हो तुम्हारी बीवी मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तो ये ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह पर मैं किसी दूसरी लड़की का नाम सुना तो जान से मार दूंगी तुम्हें और खुद भी मर जाऊंगी। अक्षय अनिका की कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है और कहता है, जब मेरी शादी तुमसे हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानती हो तुम्हें सुहागन के रूप में देखकर मेरी क्या हालत हुई थी, लेकिन तुम्हें तो मुझे सताने में, मुझे परेशान करने में मजा आ रहा था ना अनिका? अगर मैं उसे वक्त आपको बताती भी ना तभी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते अक्षय, क्योंकि जो हालात थे उन्हें हालातों में विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं आपकी सच्चाई पूरी परिवार के सामने ला दी। क्या आपने उसे रात माया के साथ कुछ नहीं किया और दादाजी के कहने पर ही मीडिया ने आपकी और मेरी शादी को रिवील नहीं किया था? अब देखिए हम दोनों साथ हैं। एक घने अंधेरे जंगल में एक भूतिया हवेली की तरह, उसे हवेली के हाल में एक आदमी अपने पैर 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 रख कर बैठा था और उसके सामने एक आदमी मरा हुआ पड़ा था और 2 आदमी उसके सामने बैठे तर तर कहाँ रहे थे। वह आदमी अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में वह लड़की वापस चाहिए, कहीं से भी लो, कुछ भी करो, लेकिन वह लड़की मुझे चाहिए। एक आदमी डरते हुए कहता है, मालिक हम उसे लड़की को नहीं ला सकते, क्योंकि उसे लड़की के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। वह आदमी उसे आदमी के सीने पर एक लात मारता है, वह दूर जाकर गिरता है। वह अपनी मूंछों को तार देकर कहता है, उसे लड़की को तो यहाँ आना होगा, क्योंकि वह हमारे खजाने की चाबी है और उसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। हमने उसके माँ बाप को मार दिया इसलिए क्योंकि हमें उसे लड़की का पता चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप मर गए, लेकिन अपनी बेटी का पता नहीं बताया, और अब हमें किसी भी कीमत पर वह लड़की चाहिए। कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी करो, कोई कमजोरी कुछ भी, लेकिन वह लड़की 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास होने चाहिए। और वहां से सीडीओ की तरफ चला जाता है।
अंधेरे में खड़ी वह औरत उसे आदमी को नफरत और गिरना भरी नजरों से देख रही थी और अपने मन में रहती है, प्लीज कान्हा जी वह लड़की कभी उनके हाथ ना लगे वरना यह उसकी हालत भी वैसे ही करेंगे जैसी उन्होंने उसे वक्त उसे लड़की की थी। पति तो है मेरा लेकिन नफरत इतनी है किसकी मौत की दुआएं मांगती हूँ मैं, लेकिन आप भी तो मेरी दुआ नहीं सुनते। इसने पूरे गाँव की लड़कियों की जिंदगी नरक बना दी, सबको अपनी हवस का शिकार बनाया है, अब उसे मासूम लड़की को बर्बाद करना चाहता है। ये क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस राक्षस को मार सके, इसकी हस्ती को मिटा सके। अक्षय अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे से अपना माथा मिलकर बोलता है, मैं डर गया था जान, ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम नहीं जानती ये थोड़ा वक्त कितना बुरा बीता है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे इस वक्त सच बता देती ना तो शायद मेरी हालत जो अभी हुई थी वह ना होती। अनिका अपने दोनों हाथों को अक्षय के चारों तरफ लपेट लेती है और कहती है, एक दिन पहले तक मुझे भी यकीन नहीं था कि मुझे माया के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। जिस दिन माया ने आप पर इल्जाम लगाए थे और किसी ने आपकी बात का भरोसा नहीं किया था, उसे दिन भी मुझे आप पर ट्रस्ट था। मैं सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि मैं सबूत पाना चाहती थी कि जो माया ने बोला वह गलत है। जो इंसान मेरे साथ रहते हुए कभी मुझे गलत तरीके से छू नहीं सकता वह किसी लड़की के साथ इतना बड़ा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मेरा उसे वक्त चुप रहना माया की गलतफहमी थी। मैंने धीरे धीरे पता किया, फिर मुझे देवांश खुराना के बारे में पता चला। मैं दीवान से जाकर बात की, मैं उससे मिली तो उसने मुझे बताया कि माया और देवांश स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन माया ने प्रॉपर्टी और नाम और शोहरत के लिए उसे धोखा दिया। वह अभी भी उसे साथ टच में थी बट उसे शादी के नाम पर हमेशा ही डाल दिया करती थी। फिर मैं यह शादी रोकने आए लेकिन तब तक आप मंडप में आ चुके थे तो मुझे माया की जगह लेनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं सच बताती तब तक बहुत देर हो जाती, इसलिए आप मैं आपकी पत्नी बन चुकी थी। आप तो मुझे मंडप पर छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद मैं सबको सच्चाई बताई। फिर देवांश ने जबरदस्ती माया से शादी कर ली और उसे अपने साथ लेकर आ। मैं मिली देवांश एक दो बार, बहुत अच्छा इंसान है, वह पता नहीं कैसे माया जैसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद जैसे ही अनिका की नजर वहां की सजावट पर जाती है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। अक्षय पीछे से अनिका को अपनी बाहों में भर के कहता है, ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए किया था, मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हें वक्त की जरूरत है तो मैं आपको वक्त दूंगा जब तक खुद आप मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। यह अक्षय राजपूत आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, मैं आपको किस करूंगा, आपके गले लगूंगा, सब कुछ करूंगा बट पति होने का हक नहीं जताऊंगा। अनिका अक्षय के सीने से लग जाती है और अक्षय अनिका को खुद से दूर करके कहता है, सामने कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज कर लो। मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अनिका कबर्ड में से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और अक्षय बाहरी अपने कपड़े चेंज करने लगता है। अक्षय कपड़े चेंज करके बेड से कर लगाकर बैठ जाता है। अनिका आती है, वह एक नजर अक्षय को देखकर उसके बगल में लेट जाती है। अक्षय अनिका के बालों में अपना हाथ घुमाकर कहता है, समय राणा तुमसे मिलने क्यों आया था और वह उसे दिन तुम्हें अपने साथ कहाँ लेकर गया था। अक्षय की बात सुनकर अनिका उठकर बैठ जाती है और कहती है, उसे दिन तो आपको पता भी नहीं था कि मैं आपकी बीवी हूँ, नजर रखते थे मुझ पर। अक्षय अनिका को खींचकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर कहता है, भले ही तुमसे शादी नहीं कर पा रहा था, ये तो मैं अपना नहीं पा रहा था, लेकिन मोहब्बत तो तुम मेरी हो ही और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज था, इसीलिए वह ये जान आया था कि मैं उसके साथ बचपन के रिश्ते को बुलाकर आपसे शादी कैसे कर ली, कैसे उसे अपना हर रिश्ता तोड़कर आपसे अपना हर रिश्ता जोड़ लिया। उसमें ऐसी क्या खराबी है कि मैं उसकी नहीं बन पाई। मैंने उसको बोला कि वक्त और हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग किया है, लेकिन उसमें कुछ गलती समय की विधि। अगर समय मेरे साथ वह हरकत नहीं करता तो मेरे 5 साल पर बात नहीं होते। 5 साल मेरे माँ बाप को मुझे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुनिया को नहीं बता सकते कि मैं उनकी बेटी हूँ। सिर्फ और सिर्फ समय की वजह से प्यार करना गुनाह नहीं है अक्षय, लेकिन प्यार को शक और पागलपन बना देना गुनाह है। हम अपने पागलपन में ये भूल जाते हैं कि हम उसे लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उसके माँ बाप को दर्द दे रहे हैं, उनकी बददुआ हासिल कर रहे हैं। अक्षय अनिका को खुद से और ज्यादा सटा लेता है और उसके माथे को प्यार से चूम कर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनिका, बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारा फ्रीडम छीन लूं। जैसे मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, बात बराबर है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ऑफिस कब से आ रही हो। अनिका अपनी छुट्टी को अक्षय के सीने पर रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, क्यों, आपने तो मुझे जब से निकाल दिया, अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ। अक्षय, जब आप शाम को ऑफिस से घर आओ तो मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ, जब सुबह आप ऑफिस जाओ तो मैं आपको छोड़ने आना चाहती हूँ, आपके लिए लंच लाना चाहती हूँ, मैं एक पत्नी बनकर थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। अभी मुझे मेरी नई नई शादी को एंजॉय करने दीजिए, आपके साथ वक्त बिताने दीजिए।
अक्षय अनिका के बालों में अपनी उंगलियां चलता रहता है। सुकून से अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और कब वह गहरी नींद में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अक्षय अनिका को आराम से अपने पेट पर लेटा लेता है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को बांधकर आंखें बंद कर लेता है। यही सब तो उसे चाहिए था, ज्यादा बड़ा ख्वाब नहीं था उसका, बस वह अपनी अनिका के साथ जीना चाहता था, उसके साथ अपनी फैमिली प्लान करना चाहता था और आज उसका हर सपना सच हो गया था और इसके लिए वह देवांश आहूजा का जितना शुक्रिया करेगा उतना कम होगा। दूसरी तरफ समय के मेंशन में समय उसे लड़की के पास जाता है। उसे लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था। समय उसे अपनी एक उंगली से उसके बालों को उसके चेहरे से हटता है तो उसे लड़की के मासूम चेहरे को देखकर समय एक बार कोर्स में खो जाता है, लेकिन फिर वह खुद को काम करके उसे लड़की को आवाज देता है। वह लड़की उठकर बैठ जाती है और अपने सामने समय को देखकर कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान और मेरी इज्जत दोनों बचाए, प्लीज अब मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। समय उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, ठीक है डिनर करो, उसके बाद राघव तुम्हें छोड़ आएगा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। वह लड़की अपना हाथ समय की तरफ बढ़ाकर कहती है, हेलो आई एम खुशी राजपूत, मशहूर बिजनेसमैन अक्षय राजपूत की छोटी बहन। जैसे ही समय के कानों में अक्षय राजपूत की बहन जाता है वह अपनी जगह ही फ्रिज हो जाता है, क्योंकि वह जितना अक्षर राजपूत के नाम को अवॉइड कर रहा था उतना ही अक्षय राजपूत उसकी जिंदगी में घुसता जा रहा था। समय एक अजीब सी स्माइल के साथ खुशी की तरफ देखकर कहता है, इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन हो फिर भी रोड पर ऐसे घूम रही थी, क्या तुम्हारे भाई के पास बॉडीगार्ड और गाड़ियों की कमी पड़ गई थी? समय की बात सुनकर खुशी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह समय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द बोला ना तो आप जानते नहीं हो मुझे, मैं जितनी सीधी लगती हूँ उतनी सीधी हूँ नहीं, और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। खुशी का यह एटीट्यूड समय के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। समय भी खुशी के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और वहां राघव पहले से ही बैठा था। समय राघव की तरफ देखकर कहता है, मिस राजपूत अपना डिनर कर ले, उसके बाद इन्हें इनके घर छोड़ देना। मिस राजपूत सुन के राघव हैरानी से समय की तरफ देखने लगता है तो समय कहता है, अनिका की ननंद है। जैसे ही खुशी के कानों में अनिका शब्द जाता है वह हैरानी से समय को देखकर कहती है, आप मेरी भाभी को जानते हो? समय हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ बचपन की दोस्त है मेरी, तो जानूंगा नहीं उससे। जैसे ही खुशी यह सुनती है वह खुश होकर कहती है, तो ठीक है फिर आप भी मेरे साथ घर चलो, मेरी फैमिली आपसे मिलकर बहुत खुश होगी और सबसे ज्यादा भाभी। खुशी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समय अपने मन में कहता है, ये दुनिया तुम जैसे मासूम लोगों के लिए नहीं है खुशी, तुम्हें खुद को मैच्योर बनाना होगा वरना ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना देगी। पता नहीं क्यों आज समय की नजरें खुशी से हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिनर करने के बाद समय राघव खुशी के साथ राजपूत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। देवांश और माया डिनर करके जब अपने घर आते हैं तो माया फिर से देवांश की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दो और मुझे वापस अपने घर जाना है। देवांश तेरी स्माइल करके अपनी गर्दन को इधर उधर करता है और माया के चारों तरफ चक्कर लगाकर कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम देवांश आहूजा की कैद से आजाद हो पाओगी? सॉरी तो से आया, पर अब तुम इस कैद में आ चुकी हो। आज मैं तुम्हें बाहर तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लेकर गया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें भागने देना नहीं चाहता था। माया देवांश की भागने वाली बात सुनकर हैरानी से देवांश की तरफ देखती है तो देवांश कहता है, तुमने मुझे पागल समझा है क्या जो मैं तुम्हारी माँ की बात ना समझ पाऊँ? बचपन से जानता हूँ तुम्हें, जितना तुम खुद भी खुद को नहीं पहचानती जितना मैं तुम्हें पहचानता हूँ, इसलिए ज्यादा अपना दिमाग दौड़ने की जरूरत नहीं आज से, बल्कि अभी से तुम इस बंगले में कैद हो। तुम अपनी मर्जी से इस गेट के बाहर भी कम नहीं रख सकती हो। आप छल्लो एक कैद को, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मौके दिए लेकिन तुम सारे मेको को जाया करते रही। अब तुम सिर्फ नाम की देवांश की पत्नी रहोगी, वरना तुम्हारा वजूद इस घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।